मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 यूनिट 4 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के स्रोत या सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। तो हम पहले इसमें बात करते हैं परंपरागत स्रोत की। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में उन स्रोतों को रखा जाता है जिनकी हमें जानकारी है तथा जिनका उपयोग एक लंबे समय से हो रहा है। ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनमें है पहला कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा विद्युत। तो हम पहले पॉइंट कोयला से बात करते हैं। भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में कोयला का यह लाभ है कि इसे विद्युत गैस तथा तेल में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में लगभग 7% विद्युत का उत्पादन तापीय विद्युत यानी थर्मल पावर से होता है। कोयले के महत्व को देखते हुए नियोजन काल में इसके विकास हेतु प्रयत्न किए गए। सन 1973 से तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के पश्चात तो इसके उत्पादन में विशेष तेजी आई। वर्ष 50-51 में कोयले का उत्पादन 323 लाख टन था, जो 17-18 में 6,764 टन हो गया। तो इसमें बताया गया कि जो कोयला है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अन्य स्रोतों की तुलना में कोयले का जो लाभ है वह है कि इससे विद्युत गैस और तेल में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। और भारत में 60% विद्युत यानी जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो 60% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही तैयार होती है। यानी जो थर्मल पावर है, तापीय विद्युत है, वह कोयले से ही तैयार होती है। कोयले के महत्व को देखते हुए नियोजन काल में इसके विकास हेतु अनेक प्रयत्न किए गए। यानी कोयले के इम्पोर्टेंस को देखते हुए यानी उन्होंने कहा कि जो कोयले से जब इतने उसके उपयोग है तो उसके लिए जो नियोजन काल था उसमें अनेक प्रयत्न, उसके डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रयास किए गए। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक गाढ़ा खनिज द्रव्य होता है जो गैस व हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। भूगर्भ से प्राप्त इस खनिज तेल का रिफाइनरी में शोधन किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चिकनाई वाले पदार्थ, नैफ्ता आदि प्राप्त होते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो पेट्रोलियम है एक गाढ़ा खनिज द्रव्य है जो गैस और हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है। यह हमें ज़मीन से प्राप्त होता है और ज़मीन से निकलने के बाद इसका हम रिफाइनरी यानी इसको रिफाइनरी में शोधन करके इससे हम पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, चिकनाई वाले पदार्थ और नैफ्ता आदि प्राप्त करते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत गैस है। इसका उर्वरक तथा पेट्रोलियम पदार्थों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है तथा घरों में कुकिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिवहन में भी गैस CNG, LPG का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 80-81 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.3 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो 18-19 में बढ़कर 32.87 BCM हो गया। तो इसमें बताया गया कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, वह भी एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों को बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में जो हमारे खाने बनाने की गैस होती है, कुकिंग गैस होती है, उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे आप CNG और LPG के नाम से जानते हैं। अगला है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। भारत में यह ऊर्जा का सबसे उपयोगी एवं सुविधाजनक साधन है। भारत में विद्युत के प्रमुख 3 स्रोत हैं, जल विद्युत, तापीय विद्युत और परमाणु विद्युत। तो जल विद्युत क्या होता है? इसे ऊंचे प्रपातों या बांध द्वारा ऊंचाई से पानी गिराकर जनरेटरों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत साधनों की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। यहाँ जल के अपार साधन हैं। दूसरा है तापीय विद्युत। भारत में तापीय विद्युत का स्रोत कोयला एवं पेट्रोल है। तापीय विद्युत में कोयले पर आधारित विद्युत का ही आधिपत्य है। और तीसरा है परमाणु विद्युत। इसे यूरेनियम तथा थोरियम खनिजों से बनाया जाता है। भारत में जो बिजली का उत्पादन हुआ वो 1902 में हुआ। कर्नाटक में शिव समुद्रम में
एक जल विद्युत उत्पादन केंद्र का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात 1915 में महाराष्ट्र में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का केंद्र आरंभ किया गया। 1922 में आंध्र वैली में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी खोली गई। भारत में विद्युत शक्ति का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो जाने के बावजूद स्वतंत्रता मिलने तक विद्युत उत्पादन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। देश में सन 1947 में मात्र 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता थी। स्वतंत्रता मिलने तक बिजली की आपूर्ति मुख्यतः निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। बिजली आपूर्ति अधिनियम सन 1948 में बना। तो ये था आपके परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से आशय ऊर्जा के उन स्रोतों से है जिनकी खोज पिछले कुछ वर्षों में हुई है, अर्थात जो परंपरागत नहीं है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की सीमितता के कारण ऊर्जा के नए अर्थात गैर परंपरागत स्रोत का विकास आवश्यक हो गया। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पुनरुपयोगी होते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। तो इसमें ये बताया गया कि जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो ऐसे स्रोत होते हैं जिनकी खोज अभी कुछ वर्षों पहले ही की गई है, अर्थात जो परंपरागत नहीं होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की सीमितता के कारण ऊर्जा के नए यानी जो उसके परंपरागत स्रोत थे वो सीमित हैं। उनकी सीमितता के कारण ही हमें ऊर्जा के नए या गैर परंपरागत स्रोतों की आवश्यकता पड़ी। और जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो पुनरुपयोगी यानी उनका द्वारा उपयोग करने लायक वो होते हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है या न के बराबर होता है। तो जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनमें पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है वायु ऊर्जा, चौथा है शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा, पांचवा भूतापी ऊर्जा और छठवां लघु जल विद्युत। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है सोलर एनर्जी के बारे में। इसमें हम सूर्य के ताप को यानी सूर्य की जो गर्मी होती है, सूरज की जो गर्मी होती है उसको हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका जनरली जो प्रयोग होता है वो खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, सिंचाई करने में, फसल सुखाने में या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने में किया जाता है। दूसरा है पवन ऊर्जा, विंड पावर। तो इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। भारत में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 45,000 मेगावाट अनुमानित की गई, परंतु इस क्षमता का केवल 14,775 मेगावाट तक ही उपयोग संभव है। इसका कारण ग्रिड क्षमता का व्यवहारिक क्षमता को नियंत्रित कर देना है। वर्तमान में भारत की पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 21,132 मेगावाट है। विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अगला है बायो एनर्जी, बायो ऊर्जा। इसके बारे में भी आप जानते हैं। यह ऊर्जा जीव अथवा जैव पदार्थों से प्राप्त की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, बायोगैस और बायोमास। बायोगैस के अंतर्गत गोबर गैस प्लांट के अंदर गोबर डालकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह प्लांट गोबर से गैस पैदा करने के अतिरिक्त गोबर को खाद में बदलता है। देश में अभी तक 47.4 लाख परिवार बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोमास यह वनों से प्राप्त लकड़ी, गन्ने की खोई तथा कृषि क्षेत्र से प्राप्त अन्य अपशिष्टों के माध्यम से ऊर्जा पैदा करने का स्रोत है। देश में बायोमास की संभावित क्षमता 19,500 मेगावाट अनुमानित की गई। सन 31 मार्च सन 2014 1365 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तो बायोमास जो होता है, बायोगैस तो गाय के गोबर से तैयार होती, जो गोबर होता है उसे गोबर गैस प्लांट के अंदर डालकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और जो गोबर गैस प्लांट के अंदर जो गोबर डाला जाता है उससे गैस पैदा होती है और उसके अलावा जो उसका बचा हुआ मटेरियल होता है उसे हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो बायोमास होता है वह वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी या गन्ने की जो छोइयाँ होती हैं या जो कृषि क्षेत्र के जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला है शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा। भारत में 31 मार्च 2014 तक शहरी तथा औद्योगिक कचरे से प्राप्त ऊर्जा की क्षमता 106.60 मेगावाट थी। यानी जो शहरी क्षेत्रों में या औद्योगिक उद्योगों से जो अपशिष्ट यानी जो कचरा निकलता है उससे इसमें ऊर्जा एनर्जी तैयार की जाती है। अगला है भूतापीय ऊर्जा।
यह ऊर्जा प्राकृतिक गर्म पानी के झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। भारत में लगभग 340 ऐसे स्थान हैं जहां गर्म झरने हैं, अतः यहाँ भूतापीय ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। तो भूतापीय ऊर्जा आपको समझ में ही आ गया होगा, यहाँ जो गर्म पानी के जो झरने या तालाब होते हैं वहाँ प्लांट लगाकर इस तरह की एनर्जी को तैयार किया जाता है। अगला है लघु जल विद्युत। भारत में लघु जल विद्युत की संभाव्यता लगभग 15,384 मेगावाट अनुमानित की गई। 31 मार्च सन 2014 तक 3,804 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तो स्टूडेंट, ये था ऊर्जा के स्रोत जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।